हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर मिसडायग्नोज रह जाता है, यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक गलत इलाज चलता है, डायग्नोसिस सही से नहीं हो पाता है और इसीलिए ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, ना फैमिली में ना करियर में वो कुछ सेटल नहीं कर पाते। आज मैं बात करने वाली हूँ सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया है सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसी को पहले सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोला जाता था। अभी DSM-5 क्लासिफिकेशन में इसका नाम बदल करके अभी सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर किया गया है। समझते हैं पहले कि सोमैटिक का मतलब क्या होता है। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी। अब सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड में है लेकिन एक्सप्रेशन आपके बॉडी पर आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारी माइंड उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाती है तो उसी तरह से पेन लाइक सेंसेशन आपको बॉडी से मिलता है। ये बिल्कुल रियल पेन होता है, कोई फेक पेन नहीं होता है। पेशेंट को, जिनको भी सफ़र होता है, उनको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पेन होता है जैसे एक नॉर्मल फिजिकल पेन होता है, बट जो कारण है वो आपकी बॉडी में नहीं होता है। जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, साथ में इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, होम्योपैथी सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों होता है सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए, वो भी हम जानेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि कारण आपके मन में है, मन में बहुत पीड़ा है लेकिन दर्द आपके शरीर में हो रहा है, बेसिकली आप उतना समझें। तो इसकी जो कैटेगरीज होती है, सबसे पहला कैटेगरी है सोमैटिक सिम्टम्स की। तो सोमैटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपकी जो कंडीशन है इसमें प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आती है, मन में प्रॉब्लम रहती है, ग्रीफ रहता है, एंगर रहता है, या बहुत लंबे समय तक आपको किसी ने परेशान किया हो, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं रही हो, क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रहे हो। तो अब अगर आपको इस तरह से लक्षण आते हैं तो उसको बोलते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर। सोमैटिक डिसऑर्डर बेसिकली जैसे फाइब्रोमाइल्जिया होता है या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है या IBS होता है, उसको बोलते हैं। तो सोमैटिक सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर IBS वगैरह फॉल करते हैं। अब IBS के केस में भी अगर आप देखेंगे कि कितने भी इन्वेस्टिगेशंस आप करा लेंगे, कुछ टेस्ट में नहीं निकल के आएगा। फाइब्रोमाइल्जिया के केस में अगर आप कोई भी ब्लड वर्क करा लेंगे, एक्सरे करा लिया, स्कैन करा लिया, कोई भी रिजल्ट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पेशेंट को रियल पेन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही बॉडी में इतना अकड़न, दर्द और स्टिफनेस बनी रहती है। तो इसी तरह से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, पेशेंट के सारे वाइटल्स अच्छे हैं, ब्लड शुगर नहीं हाई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया है, सब कुछ इशू कोई भी नहीं है, फिर भी पेशेंट को क्रॉनिक फटीग रहता है, हर वक्त शरीर थका रहता है। सो दैट इज़ सोमैटिक डिसऑर्डर। इसकी दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, कंप्लीट वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हाइपोकॉन्ड्रियसिस। मेरे पास क्लिनिक में हर दिन 2 से 3 पेशेंट तो सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई है। और इसमें जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है कोविड का जो फेज़ गया है, कोविड का जो पैंडेमिक रहा है। उसके बाद हर एक छोटी छोटी चीज़ से पेशेंट इतने ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। बहुत बार एश्योरेंस देने के बाद भी पेशेंट थोड़े दिन के बाद वही सवाल वापस पूछने लगते हैं कि मुझे चेस्ट में दर्द होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मैं कौन कौन सा टेस्ट करा लूँ। बहुत सारे टेस्ट के लिए पूछ रहा था, डॉक्टर साहब कुछ तो टेस्ट करा लो। मैं उनको यही बताती हूँ कि यू हैव इलनेस एंग्जाइटी, कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की, मत कराओ ये टेस्ट इतने सारे। इसी तरह से मेरे पास जो फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस के आते हैं, डॉक्टर साहब एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, एक बार मैं CT स्कैन करा लूँ। कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी कराने की, क्योंकि कितनी बार भी करा लो। इवन वो अपनी फाइलें लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी सारे मैंने टेस्ट करा लिए, अभी तक तो कुछ नहीं आया, एक बार करा के और देख लेता हूँ। सो दिस इज़ इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कुछ पेशेंट तो होते हैं जो हमारी बातों को समझ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप जैसे ट्रीटमेंट करते हो वैसा करते हो। लेकिन कुछ पेशेंट जिनको एंग्जाइटी हाई लेवल की होती है, उनको लगता है ना डॉक्टर साहब सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन लेनी चाहिए, और वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फिर वो टेस्ट पे टेस्ट कराते रहते हैं।
तो उनकी लाइफ तो एकदम हेल्प हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी अबाउट द इलनेस ओनली। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक अलग तरह से एंग्जाइटी होती है कि पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो कमी है। अब पतला मोटा होना तो अलग बात है कि लोग पतले होते तो मोटा होना चाहते हैं, मोटे होते तो पतला होना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी बॉडी से खुश नहीं होता है। और ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि सब लोग, जितने भी लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अपनी नाक से प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बेसिक ऐसी कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं होती है। कोई देख करके नहीं बोलेगा कि हाँ इसके अंदर कमी है, लेकिन वो एक चीज़ के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरी ये चीज़ ठीक नहीं, मुझे इसके लिए प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए, या मैं अपने आप होम रेमेडीज़ के साथ कैसे अच्छा कर सकती हूँ, अपने नाक को छोटा करना, अपने लिप्स को मोटा करना, अपनी बॉडी को पतला करना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और वो इतना बड़ा डिसऑर्डर हो जाता है कि अब बच्चे होते हैं कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, जॉब वाले जॉब नहीं जाना चाहते हैं, तो पूरे टाइम वो ऑब्सेस्ड रहते हैं अपनी बॉडी को डिसमॉर्फोलॉजी को लेकर। बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट उनको लगता है ऐसा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। इसके अलावा एक और सोमेटिक सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर में आता है, वो है पेन डिसऑर्डर। ये एक पेक्यूलर टाइप का पेन होता है, बिल्कुल वैसे ही पेन होता है जैसे आपको बॉडी में पेन होता है। यहाँ पे दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन तो बिल्कुल मेरी मुड़ ही नहीं रही है, अरे मैं तो कमर से बिल्कुल चल नहीं पाता हूँ। मतलब इतनी तकलीफ़ कि आपको सच में लगेगा कि कुछ तो कमी होगी ही इसके अंदर। लेकिन जब वो पेशेंट अगली बार आपको बताता है कि मेरा दर्द जो है ना आज यहाँ पे है, कल कमर में चला जाता है, अगले दिन पैरों में चला जाता है, किसी दिन पेट में आ जाता है, किसी दिन हेड में चला जाता है, तो ये डेफिनेट केस हो जाता है आपका पेन डिसऑर्डर का। मतलब अगेन द रीज़न इज़ इन द माइंड ओनली। इसके साथ में क्या होता है, पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई अभी तक क्या हुआ आपकी लाइफ में, तो वो बहुत सारा ओपन अप करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं कि मेरे साथ मैं इतने साल तक बहुत डिफ़िकल्ट मेरी लाइफ रही है, ये सहा है मैंने, शुरुआत में मेरे बचपन में ये चीज़ें हो गई, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, या तो लेडीज़ के केस में ससुराल में मुझे बड़ा परेशान किया गया। तो इस तरह से पेन डिसऑर्डर आता है। मतलब जहाँ पर आप मन की भावनाओं को नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉडी उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको दर्द का सहारा आपकी बॉडी के थ्रू ले रही है। आप रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, अपनी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, लेकिन कारण तो आपको लगातार बना हुआ है, तो उसी तरह से आपको शरीर में दर्द होती है। ये नॉर्मल दर्द से इसलिए अलग होता है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल दर्द होगा तो उसी जगह पर रोज़ दर्द होगा। अगर आपको विटामिन डी की कमी है, या डिस्क का प्रोलैप्स है, या शार्टिक पेन है, तो हमेशा आपको यहीं पर दर्द होगा, आपका दर्द सिर पे नहीं जाएगा। लेकिन हर दिन अगर दर्द लोकेशन बदल के आ रहा है, मतलब ये आपको पेन डिसऑर्डर है, जो कि एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है जिसको हम फिक्टिशियस डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब एक बार पेशेंट को एक्सक्यूज़ मिल गया अपनी उस तकलीफ़ को बता करके, और उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ही मैं कर सकता हूँ। मतलब एक बार आप बोल दिया कि भाई आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आपको उसी बेसिस पे छुट्टी मिल गई। अगली बार वो क्या करता है कि उस बेसिस को दोबारा चलाना चाहता है। तो इस तरह से फिक्टिशियस डिसऑर्डर होता है, मतलब झूठ बोलना या गलत बताना कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, और उसका बहाना लेकर के गेन पाना, प्राइमरी गेन के लिए ऐसा लोग करते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखा जाता है। जो बच्चे रेगुलर ऐसा करते हैं उनके केस में इस डिसऑर्डर को माना जाता है। कभी कभार तो बच्चे अपनी मासूमियत के कारण से बोल सकते हैं कि आज मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन बड़े या बच्चे जो लोग रेगुलर बेसिस पर वही बहाना बनाते हैं और इतना ज़्यादा इंटेंस वो बनाते हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा सच में ही इसको दर्द है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। तो ये सारी क्लासिफिकेशन होती है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की। कारण आपके माइंड में, सिम्टम्स आपकी बॉडी में, टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मनी वेस्टेज की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास अगर आप आएंगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको यही प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए अलग अलग से अल्ट्रासाउंड स्कैन ये नहीं लिखूँगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में पेन है, बॉडी पेन है, या साइकोसोमैटिक पेन है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जब भी हमारे पास ट्रीटमेंट आता है, हम पहले साइकोलॉजिकली उसको असेस करते हैं। बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं, असेसमेंट टूल्स होते हैं, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि बंदे को क्या प्रॉब्लम है। सीधा हमने कोई इलाज नहीं शुरू करना जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं मिलती है। उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या रही है, उसकी अब भी माइंड कैसा है, अपना बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इलाज शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो हम ज़्यादातर ऐसे केसेस में देते हैं, जैसे कि
पेन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जिनको IBS की प्रॉब्लम हो जाती है, या जैसे सबसे पहला सिम्टम हमने सोमैटिक डिसऑर्डर की बात की, तो जिन लोगों को कोई भी मेंटल एंजाइटी होने के कारण पेट खराब हो जाता है उनमें हम अर्जेंटम निट्रिकम दे देते हैं। एग्ज़ाम वगैरह हुआ या कोई भी एप्रीहेंशन हुआ, कोई भी नया चीज़ हुआ, उसके बाद उनको हार्ट बीट बढ़ जाती है या पैल्पिटेशन होने लगती है, ऐसे केसेस में हम जेलसीमियम दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत लंबी हिस्ट्री रही है पेन की, या बहुत लंबी हिस्ट्री रही है कोई तकलीफ़ की, मेंटल स्ट्रेस की, अभी वो परेशान रहते हैं, उनके केस में हम स्टेविस एग्रिया दे सकते हैं। जिनके अंदर गुस्सा बहुत है लेकिन वो निकाल नहीं सकते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जिनको कभी कभी इतना इंटेंस फियर हो जाता है बीमारी का और लगता है कि अब तो वो बचेगा नहीं, ऐसे केसेस में आर्सेनिक एल्बुमिन बहुत अच्छी चॉइस होती है। कुछ हिस्टेरिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि इतने सिम्टम्स को बचा के रहना कि जैसे लगता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, अभी मुझे मिर्गी का जैसा दौरा आ गया या मुझे फिट्स आ गए। ये हिस्टेरिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में देखे जाते हैं, जो कि अगेन सोमैटिक सिम्टम है, रिलेटेड डिसऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट टाइप था। कन्वर्जन डिसऑर्डर मतलब जब आप किसी सिचुएशन में आप फिट नहीं बैठ रहे तो लगता है बस यहाँ से मैं गायब ही हो जाऊँ, और इसके लिए बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म रेडी करती है, आप वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मतलब उस सिचुएशन से बचने के लिए एक बॉडी अपना तरीका अपनाती है। तो ऐसे केसेस में वलेरियाना नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो वलेरियाना को मैं रेगुलरली अपने ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ जिनके अंदर इस तरह के लक्षण आते हैं जिसमें आप जिस सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को एस्केप मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करते हैं। सो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर इज़ अ कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर जिसमें राइट डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं भी लिया तभी भी चलेगा, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बीमारी आगे नहीं बढ़ने वाली। वो इस तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है कि अगर आपने नहीं लिया तो 1 साल के बाद बीमारी बहुत आगे बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 साल तक उस बंदे की लाइफस्टाइल, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत पीछे हो चुका रहेगा। जिस परिवार का बंदा होगा वो परिवार वाले परेशान होंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर वो कोई हायर स्टडीज़ कर रहा होगा उसमें नहीं बढ़ पाएगा। तो ये नुकसान रहता है कि अगर राइट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसका नहीं किया गया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि होम्योपैथी में हम दवाएँ जो भी देते हैं वो सीडेटिव्स नहीं होती, आप उसके असर में नहीं पड़े रहते कि जो दवाई अगर उठा रही है तो मैं उठ रहा हूँ, दवाई सुला रही है तो मैं सो रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होती है। साथ के साथ ये दवाएं इतनी नेचुरल होती हैं कि इनको लेते हुए भी आप अपना सारा काम रेगुलरली कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास एक 3-4 महीने पहले केस था जिसमें एक लेडी ने बोला था कि वो 20 साल से अपनी इसी प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ खा रही थी, और जब हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जी रही हूँ। अभी तक तो मुझे सिर्फ दवाइयों के लिए मैं एक रोबोट बनी हुई थी, दवाइयाँ जैसे कह रही थी मैं कर रही थी। अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, मैं उठ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है जब उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। क्योंकि ज़्यादातर जो सेडेटिव टाइप की मेडिसिन होती हैं वो आपको सुलाती हैं, आपका जो माइंड होता है काफ़ी सुस्त रहता है, आप सब कुछ वैसा नहीं कर सकते जैसा आप विदाउट मेडिसिन करते हैं। सो दैट इज़ वाई होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है। इसमें हम होम्योपैथी के साथ साइकोथेरेपी भी करते हैं, बिकॉज साइकोथेरेपी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। जब तक मेंटली खुश नहीं होंगे तब तक बॉडी के सिम्टम्स आते ही रहेंगे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और मेरे साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।